जब तक सामान कस्टमर तक नहीं पहुंचता बिजनेस अधूरा है। और इसी चीन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ट्रेड होता है और क्या होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले, कॉमर्स इज अ वाइड टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Commerce includes two kinds of activities, trade and auxiliaries to trade. So जैसे कि हम लास्ट वीडियो में जाना था कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स एक काफी ज्यादा वाइड टर्म होता है जहां पर वो सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इंक्लूड्स टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज और उसके अंदर भी कैटेगरीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई करा गया है, डिवाइड करा गया है, जहां पे एक एक्टिविटी को बोला गया है ट्रेड और दूसरी को बोला गया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। क्या होता है ट्रेड? ट्रेड का काफी सिंपल डेफिनेशन है, गुड्स को खरीदना या बेचना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व बिटवीन दिस बाइंग एंड सेलिंग। पर सिर्फ फॉर बाइंग और सेलिंग में ही काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, विच आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। यानी कि ये ट्रेड जो है इसी को फैसिलिटेट करने के लिए और भी एक्टिविटीज की जरूरत होती है और इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, मदद करने के लिए ये एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। दस कॉमर्स इंक्लूड बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है, यानी कि एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग, और वो एक्टिविटीज जो बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करती है, यानी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहला, ट्रेड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। ओके, सिंपल मीनिंग है, एक्सचेंज को बोलते हैं गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड, जहां पे मेन एम होता है क्या? आपका अर्निंग प्रॉफिट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, और ये कॉमर्स का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, बिकॉज ट्रेड के बेसिस पे सारी की सारी अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं। इट enables to make the goods available to consumers और यूजर्स। यानी कि इसी के थ्रू, ट्रेड के थ्रू ही जो है कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल किए जाते हैं। यानी कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं और अगर आप मार्केट जाके कुछ गुड्स खरीदते हैं तो ये पॉसिबल तभी हो पाए बिकॉज ट्रेड है। These days, goods are manufactured on a large scale and it is very difficult for the producers to reach the consumer by themselves। यानी कि इन दिनों पे जो गुड्स हैं वो काफी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, काफी सारे गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं बहुत बड़े बड़े स्केल पे, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में, और उनको काफी डिफिकल्ट होता है प्रोड्यूसर्स के लिए कंज्यूमर तक पहुंचाना by themselves। मिडिलमैन सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे मिडिलमैन आता है, यानी जिसने गुड्स बनाया और जिसने गुड्स कंज्यूम करा, उनके बीच में एक इंसान आता है जिसको हम बोलते हैं मिडिलमैन। मिडिलमैन सर्व एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू देम। यानी कि वो उन गुड्स को अवेलेबल बनाने के लिए मेक श्योर करता है कि कंज्यूमर को गुड्स मिल जाए जो प्रोड्यूसर ने बनाए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर ईच अदर। यानी कि अगर ट्रेड नहीं होगा तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को ढूंढना पड़ेगा और कंज्यूमर को प्रोड्यूसर को ढूंढना पड़ेगा। तो इस चक्कर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। और इस कारण से बिजनेस लार्ज स्केल पे फिर कंडक्ट नहीं किया जा सकता। छोटे मोटे बिजनेस जो है उधर प्रोड्यूसर ढूंढने निकल सकता है कंज्यूमर को, या कंज्यूमर ढूंढने निकल सकता है प्रोड्यूसर को। बट यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर ये लार्ज स्केल पे ये चीज को परफॉर्म करना होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे ट्रेड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ट्रेड कैन बी कैरिड आउट ऑन द स्मॉल स्केल लाइक इन द केस ऑफ हॉकर्स एंड स्मॉल शॉप्स, और लार्ज स्केल लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स। यानी कि ट्रेड के अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं। जैसे स्मॉल स्केल में कंडक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हॉकर्स हो गए और स्मॉल शॉप्स हो गए, छोटे मोटे दुकान या ठेले हो गए। लार्ज स्केल में अगर आप करते हैं तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे हैं उनको बना सकते हैं। ये सब ट्रेड के फॉर्म होते हैं। ट्रेड में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इनटू टू बेसिस। यानी कि दो अलग अलग बेसिस में ट्रेड को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड। क्या होता है इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड इज कंसर्न्ड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। यानी कि वो ट्रेड जो आप अपनी नेशन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदरूनी, यानी कि देश के अंदर, एक जो आपकी होम कंट्री है उसके अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड।
Here both buyers and sellers belong to the same country, यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर्स जो होते हैं वो भी सेम कंट्री के बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में आप राजस्थान से किसी को हिमाचल प्रदेश में कुछ गुड सेल कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो स्टेट्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये इंडिया की डोमेस्टिक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर आते हैं। तो ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं क्या, इंटरनल ट्रेड। वहीं पे हम देखें इंटरनल ट्रेड को और फर्दर क्लासिफाई करा जाता है अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रेड में। सबसे पहला होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज और इन बल्क, यानी कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे गुड्स को आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करना या फिर बल्क में परचेज करना। होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन large quantities and sells them into in relatively less quantities to retailers, यानी होलसेलर क्या करता है, डायरेक्टली गुड्स परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में, यानी कि एक इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं होलसेलर, वो जाके मैन्युफैक्चरर से उसके बनाए हुए गुड्स लार्ज क्वांटिटी में उसी से बहुत सारे खरीद लेता है, यानी काफी बड़ी मात्रा में, एंड सेल्स देम रिलेटिवली इन लेस क्वांटिटीज टू रिटेलर, और फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में सेल कर देता है वापस से किसको, रिटेलर को। होलसेलर सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स एंड मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, और होलसेलर जो है एक काफी इंपॉर्टेंट लिंक मेंटेन करता है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में, और काफी ज्यादा लार्ज स्टॉक जो है गुड्स का वो भी ये होलसेलर मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम आते हैं रिटेल ट्रेड में। It involves buying goods in small quantities from the wholesaler and selling them to the final consumption is known as retail trade. यानी रिटेलर्स कौन होते हैं, ये होलसेलर से गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज कर लेते हैं और फिर उनको सेल करते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए फाइनल कंज्यूमर्स को। A retailer serves as a link between the wholesaler and manufacturer and consumer, यानी कि जो रिटेलर है वो एक लिंक की तरह एक्ट करता है किसके बीच में, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। They maintain direct contact with the customer and provide feedback to wholesaler about likings and disliking of the customer, यानी कि वो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स यानी कि जो एंड कंज्यूमर होता है उसके साथ, और एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को जो भी उनकी लाइकिंग्स हैं और या फिर डिसलाइकिंग्स हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट पर हमारा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये तो हमने देखा इंटरनल ट्रेड, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की बात करी जा रही है। एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अब यहाँ पे एक या दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड करा जा रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड। हम इसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी 3 पार्ट्स में फिर एक्सटर्नल ट्रेड को भी डिवाइड करा गया है। सबसे पहला इंपोर्ट ट्रेड। क्या होता है इंपोर्ट, very important, when goods are purchased from another country it is known as import trade. For example, India imports crude oil from the Middle East countries, यानी कि अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, इंपोर्ट है। यानी कि अगर इंडिया मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो हम बोलेंगे कि इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा। वहीं पे देखें फिर दूसरा कौन सा होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स सीरियल्स, स्पाइसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स टू यूएसए, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स सेल करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया जो है यूएसए को कुछ गुड्स सेल्स करती है जैसे कि सीरियल्स, स्पाइसेस और अदर प्रोडक्ट्स, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट किए। और फिर तीसरा होता है आपका इंटरपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब होता है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री इट इज नोन एज इंटरपोर्ट, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करे यानी कि परचेज करे, उसका मेन पर्पस क्या है, खुद कंज्यूम करना नहीं बल्कि किसी को और को सेल कर देना, तो हम उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। यानी कि आप एग्जांपल के तौर पे इंडिया इंपोर्ट्स मेनी कमोडिटी फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू एक्सपोर्ट देम टू नेपाल, यानी कि इंडिया जो है वो काफी सारी गुड्स इंपोर्ट करती है किससे, यूरोपियन कंट्रीज से, और बाद में उन गुड्स को इंपोर्ट करके दोबारा किसको सेल कर देती है, नेपाल को दोबारा बेच देती है, यानी नेपाल को दोबारा से एक्सपोर्ट कर देती है। तो ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड।
नेक्स्ट पर हम आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। ठीक है, हमने देखा ट्रेड ये होता है, दो तरह के ट्रेड होते हैं, और दो तरह के ट्रेड के अंदर भी कितने सब क्लासिफिकेशन है वो हमने देखे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। एक्टिविटीज विच आर मेड फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी वो एक्टिविटीज जो ट्रेड को ही असिस्ट करने के लिए है, ट्रेड को ही और फैसिलिटेट और अच्छा बनाने के लिए है, हम उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These activities और सर्विसेज फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये एक्टिविटीज जो है ये फैसिलिटेट करती हैं क्या, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो ट्रेड ऑलरेडी हो रहा है उसको और बेहतर बनाने के लिए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। ऑक्सिलरी का मतलब आप यहाँ पे क्या रखते हैं कि क्या होता है, एड भी होता है, यानी कि कुछ सहायता करना, किसको सहायता करना, ट्रेड की सहायता करना। These are generally referred to as services because their nature is to facilitate the activities generally referred to as these are generally referred to as services because their nature is to facilitate the activities related to industry and trade, यानी कि इनको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, ये यूजुअली सर्विसेज होती हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेट करना होता है, काम को और आसान बनाना होता है, जैसे कि इंडस्ट्री और ट्रेड से जो रिलेटेड है। दीज इंक्लूड बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस, यानी कि कैसी ये सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस, ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं जो और ट्रेड को जो है और इजी बनाती हैं और ईज अप कर देती हैं। दीज नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री एंड हेंस एंटायर बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं करी जाती हैं बल्कि ये इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती हैं और सारे की सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको भी ये सपोर्ट करती हैं। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेरियस हिंड्रेंसेस व्हिच अराइज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक्टिविटीज जो होती हैं ये काफी सारे हिंड्रेंसेस को हटाती है। क्या मतलब होता है हिंड्रेंसेस का, यानी जो रुकावटें होती हैं बिजनेस में उनको ये खत्म करती हैं ये सारी की सारी सर्विसेज, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो और अच्छी तरीके से हो पाए और ज्यादा जो है बड़े स्केल पे भी किया जा सके। एक एक करके डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के कंपोनेंट्स को। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर क्या बोला गया है कि इसके अंदर वो सारे की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो गुड्स के मूवमेंट के बारे में बात करें कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। As we know that production takes place at various places and these goods are required at places for consumption, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारी अलग अलग जगह पे होता है और यूजुअली इनकी जो कंजम्पशन है वो भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे होता है, राइट। यानी कि आपने किसी प्रोड्यूसर ने एक गुड कहीं पे मैन्युफैक्चर करा तो कंज्यूम कहीं और होता है। अगर दिल्ली में कोई चीज बनी है पर आप रहते हैं भोपाल में तो आप क्या करेंगे, आप उस गुड्स को दिल्ली से भोपाल मंगवाएंगे। यानी कि आप देखें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अलग अलग जगह होती है लेकिन उसका कंजम्पशन जो है वो भी बहुत अलग अलग जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल जूट इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट बंगाल, जूट जो है वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है बट इट इज कंज्यूम्ड इन वेरियस अदर प्लेसेस, लेकिन वो ऑल ओवर द कंट्री जो है उसे कंज्यूम करा जाता है। द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक तरह से जो प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व कर रहा है वो कौन सी कर रहा है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की प्रॉब्लम है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे गुड के जो ले जाया जाए, उस प्रॉब्लम को ये खत्म कर देता है। जहां पे ट्रांसपोर्टेशन होता है रोड, रेल एसेट्रा, यानी कि इन मींस के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स को, यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जहां पे प्रोड्यूस हुई है वहां से लेके फिनिश गुड्स तक, यानी फैक्ट्री से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने में हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हेल्प करता है। और वहीं पे हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। कम्युनिकेशन जो एक लिंक क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में, एंड हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, जहां पे आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। Postal services, telephone services, fax, internet, etc. help in communication and are regarded as auxiliaries to trade, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मीन्स हैं। पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स, इंटरनेट के थ्रू आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि उस गुड का प्राइस क्या है, वो गुड कब तक आ जाएगा, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी गुड के बारे में है वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है पता लगा सकते हैं, और ये भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मानी जाती है। वहीं पे नेक्स्ट आता है कंपोनेंट आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड का, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इट इन्वॉल्व एक्टिविटी व्हिच आर रिलेटेड विद द प्रोवाइडिंग
फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट विदाउट हैविंग एडुकेट फंड्स, यानी कि बिजनेस जो है यूजुअली किस लिए होता है, ये बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको पैसा प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि पता है आपको, बिजनेस जो है बिना एडुकेट फंड्स के नहीं करा जा सकता, यानी कि उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, बिना उसके हम बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। फंड्स आर नीडेड एक्वायरिंग मशीनरी, रॉ मटेरियल, मीटिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, यानी फंड्स की जरूरत पड़ती है जिससे कि आप मशीनरी खरीद सकें, रॉ मटेरियल ले सकें और अलग जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको भी मीटअप कर सकें। बैंकिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, तो वहीं पे बैंकिंग आता है जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, यानी कि इट हेल्प्स टू ओवरकम द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, यानी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस यानी पैसे की जो प्रॉब्लम है ये उसको सॉल्व करता है। वेरियस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक लाइक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, यानी कि अलग अलग फैसिलिटीज जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, यानी काफी अलग अलग टाइप के लोन्स और एडवांस, कैश क्रेडिट और अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कोई प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को मीटअप करने के लिए। बैंक ऑल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स, इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सेट्रा, यानी कि बैंक चेक्स भी कलेक्ट करता है आपके बिहाफ पे, बैंक ड्राफ्ट भी इशू करता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट करता है। बैंक्स आल्सो हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इंपोर्टर्स इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि अगर आप कोई फॉरेन ट्रेड करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है मनी कलेक्ट करने के लिए इंपोर्टर से, अगर कोई फॉरेन ट्रेड होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, और आप पब्लिक से भी कैपिटल रेज करने में आपको बैंक्स जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट उस फीचर पे आते हैं, वो है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। इट इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क। बिजनेस इन्वॉल्व मेनी काइंड्स ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन देता है किससे, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के रिस्क से। बिजनेस जो होता है उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है और इंश्योरेंस जो है वो एक सारे बिजनेस को हेल्प करता है इन सारे के सारे रिस्क से। इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस जो क्या करता है वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को खत्म कर देता है बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वेरियस रिस्क। फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, बर्गलरी एक्सेट्रा। Employees should also be protected against the risk of accident and occupational hazards, यानी कि एम्प्लॉइज भी जो हो गए उनको भी इन रिस्क और एक्सीडेंट से बचाता है। जिसमें कोई भी काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, इसमें कौन बचाता है, इंश्योरेंस बचाता है। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस आपके कोई भी एक्सीडेंट में क्या करता है, आपको कंपनसेट करता है, यानी कि आपको पैसे जो है उस फॉर्म में वापस से रीइंबर्स करता है। Insurance protect all against this risk. Business have to pay a nominal amount known as premium. कैसे वर्क करता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में बिजनेसेस को एक मिनिमल नॉमिनल फी जो है वो देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रीमियम। और उसके बदले में अगर इन केस फ्यूचर में आपको कभी भी लॉस होता है तो कंपनसेशन दिया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। यानी कि आपने देखा होगा कभी आपने बाइक खरीदी और आपने उस बाइक का इंश्योरेंस भी परचेज करा है, यानी कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है आपकी गाड़ी का या किसी और व्यक्ति का, जिससे आपको नुकसान पहुंचा है, किसी को, किसी की हेल्थ पे या किसी की गाड़ी पे या किसी भी और तरीके का कोई भी डैमेज आया है, तो उसको कवर अप करेगा कौन, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस जो है बिजनेस में काफी ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज बिजनेस जैसी फील्ड है जहाँ पे रिस्क ही रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा वेयर हाउसिंग। इट इज कंसर्न विद स्टोरिंग गुड्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई टू द मार्केट एट द राइट टाइम। वेयर हाउसिंग में क्या होता है, वेयर हाउसिंग में कंसर्न है किससे, गुड्स को स्टोर करने से, स्टोरिंग गुड्स, जिससे कि उनकी सप्लाई जो है वो सही समय पे मार्केट पे हो सके। क्योंकि आपने गुड्स परचेस करे, आप एक बिजनेसमैन है, तो आप उन गुड को तुरंत तो बेच नहीं देंगे, आपने कहीं से खरीदे, आप किसी और को बेचना चाहते हैं, लेकिन अभी आप उन गुड्स को नहीं बेच रहे, आप उनको बाद में बेचेंगे जब एक क्या हो, राइट टाइम हो। तो इसलिए इन द मीन टाइम आप क्या करते हैं, उन गुड्स को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि हमेशा एक टाइम गैप होता है कि जब गुड्स बनाए जाते हैं और जब गुड्स कंज्यूम करे जाते हैं, राइट। आप कोई, अगर आप कोई देखें, कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उन्होंने स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करा आज, पर वो फोन जो है आज नहीं बिकेगा, वो फोन जो है कुछ समय बाद बिकेगा। वो कब बिकेगा वो किसी को नहीं पता है, इसलिए जो फोन है वो कुछ समय के लिए स्टोर करना पड़ता है। and consumption of good as goods are not produced immediately after they are produced, यानी कि गुड्स जो है वो तुरंत के तुरंत जो है सेल नहीं किया जाता, जैसे वो प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। दिस टाइम गैप इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर डिमांड और इरेगुलर सप्लाई। और टाइम गैप क्यों रहता है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई जो है वो इरेगुलर रहती है हमेशा। वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गुड्स एट द राइट टाइम एंड दस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, यानी कि वेयर हाउसिंग हेल्प करता है क्या, आपको इन्हीं गुड्स को स्टोर करने के लिए। और इससे क्या रिमूव होती है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम।
यानी कि जो टाइम की प्रॉब्लम है कि गुड्स मैंने आज बनाए पर अभी सेल कभी बाद में फ्यूचर डेट में होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी हुई, टाइम की, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो इसको ये सॉल्व करता है। वेयर हाउसिंग इंश्योर स्टेबल प्राइसेस इन द मार्केट एज गुड्स आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली वेन नीडेड। और वेयर हाउसिंग जो है वो स्टेबल प्राइसेस को भी रखता है, बिकॉज जब गुड्स की जरूरत होती है तो गुड्स मिल जाते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा गया है। टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर एंड प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम वेरियस डैमेजेस लाइक मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, थेफ्ट्स एक्सेट्रा, दे आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस एंड स्टोरेजेस। यानी कि पूरे साल भर गुड्स को थ्रू आउट स्टोर करने के लिए और गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग डैमेजेस से, जैसे कि मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, थेफ्ट्स, इन सबसे भी जो है वेयर हाउसिंग हेल्प करता है गुड्स को स्टोर करने में। नेक्स्ट है फिर आपका एडवर्टाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग किससे कंसर्न होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जहां पे प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी कमोडिटी की सेल को प्रमोट करने के लिए, यानी कि एडवर्टाइजिंग, यानी क्या वो प्रचार करना हुआ किसी भी कमोडिटी का, स्पेशली इन द केस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू मीट ईच एंड एवरी कंज्यूमर एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट जो है उसको बनाया, तो आपके लिए हर हमेशा पॉसिबल नहीं होगा सारे के सारे कंज्यूमर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कि देखिए हमने ये कमोडिटी जो है बनाई है, ये आपके यूज के लिए, आप इसे परचेज करें क्योंकि आपके इस तरीके से काम आएगी। तो ये सब मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एडवर्टाइजिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। आप देखें, आप कभी भी कोई, अगर आप कोई यूट्यूब चला रहे हैं तो आप उस पर ऐड देखते हैं, आप टीवी देख रहे हैं तो आप उस पर भी ऐड देखते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आप ऐड देखते हैं। और एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, वहां पे आपको किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखिए इस तरीके का कोई जो प्रोडक्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और ये आपकी कोई सी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व भी कर सकता है। Thus, advertising inform consumer about the product and various other useful information like feature, price, uses, quality, etc. यानी कि कैसी कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस प्रोडक्ट की फीचर क्या है, प्राइस क्या है, यूजेस क्या है, क्वालिटी क्या है, एक्सेट्रा रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। Thus, it remove the hindrance of information। और ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, it removes the hindrance of information। यानी कि अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका यहाँ पे कंसर्न नहीं रहने की क्या हमने हमारे कमोडिटी या प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी है कि नहीं करी, बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो चीज कर सकते हैं। तो याद रखिए, बिजनेस सिर्फ गुड्स सेल करना ही नहीं है, बल्कि उसे सही जगह, सही टाइम और सही तरीके से भी सेल करना जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप ऐसे और डिटेल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें क्विक एजुकेशन ऐप को। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।